नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज में फंडामेंटल राइट्स में। आज हम कवर करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, जो कि फंडामेंटल पिलर माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का, जो इंश्योर करता है जस्टिस को, फेयरनेस को और भारत के जितने भी सिटीजन है, जितने भी नागरिक हैं, उन सारों को इक्वल ट्रीटमेंट संविधान की नज़र में। तो इसमें हम राइट टू इक्वालिटी को विस्तार से कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार क्या है। देखिए, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो इंश्योर करता है कि जितने भी पीपल्स हैं उन सारों को बराबरी से इक्वली ट्रीट किया जाए और उनमें से किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो है उसको किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के प्रिविलेज से डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और प्रिविलेजेस बाकी लोगों को मिलेंगे वो इस व्यक्ति या ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को भी मिलेंगे, उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता है जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन कास्ट से, रिलीजन से, जेंडर से, रेस से या फिर एक सर्टेन प्लेस ऑफ ओरिजिन से आते हैं। ये होता है दोस्तों राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। कोर प्रिंसिपल क्या है इसका कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सारों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, कोई भी जात क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, कोई भी रेस क्यों ना हो, कोई भी उनका जेंडर क्यों ना हो और कहीं भी उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो, कहीं भी उनका प्लेस ऑफ बर्थ हो, उनका जो मर्जी बैकग्राउंड हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गोरे हों, काले हों, जैसा मर्जी बैकग्राउंड है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। ये राइट टू इक्वालिटी का कोर प्रिंसिपल है। अब देखो, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी के रेस के ऊपर यानी कि वो गोरा है कि काला है, जेंडर के ऊपर यानी महिला है कि पुरुष है, रिलीजन के ऊपर वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो मर्जी है, कास्ट के ऊपर चाहे वो सो कोल्ड ऊंची जात का है, सो कोल्ड नीची जात का है, या फिर बर्थ के ऊपर कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे कई भाई बहन हैं जिनको यहाँ पे चिंके चिंके बोला जाता है या फिर कहीं बोला जाता है कि ये तो चाइनीज़ हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी हमारे भारत के संविधान में लिखा है, यह बहुत ही गलत है और दुर्भाग्य है। फिर यूनिवर्सल राइट। अब देखिए, ये कई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं पूरी दुनिया के, उनमें इंश्राइंड है, यानी कि पूरी दुनिया के कई ऐसे अलग अलग देशों के संविधान हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये बहुत ही फंडामेंटल क्या है, ह्यूमन राइट है। हमारा फंडामेंटल राइट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की। ये हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, समानता के अधिकार की। यहाँ पर कंप्रीहेंसिव प्रोविजंस हैं आर्टिकल 14 से 18 में, जो कि जस्टिस और फेयरनेस के कॉर्नर स्टोन माने जाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। घबराना नहीं है, आने वाली स्लाइड्स में हम इन दोनों को देखने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे सीधा सीधा आपने देखना है भाई आर्टिकल 14 क्या बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दूसरा आर्टिकल 15 ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ग्राउंड्स हमने देख लिए कौन कौन से हैं, कास्ट है, रिलीजन है, बर्थ है, जेंडर है और रेस है। तो किसी भी ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 16, ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसी की कास्ट, रिलीजन, रेस इसके बेसिस पे किसी को नौकरी लेने से, एम्प्लॉयमेंट लेने से मना नहीं किया जा सकता है। फिर आता है आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था, छुआछूत हुआ करती थी, फलाने लोगों के साथ हम छुएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इसके तहत आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली एबॉलिश
एबॉलिश कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सीधे सवाल बन जाते हैं। बताओ भारत का कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स की प्रोहिबिशन, आर्टिकल 15। अनटचेबिलिटी यानी जो आपके छुआछूत है उसको कहाँ अबोलिश किया गया है, 17। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात कौन सा आर्टिकल करता है, 14। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये सीधा सवाल बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और फिर आता है आर्टिकल 18 जो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब किसी ने अपने नाम के साथ लगा दिया राजा, किसी ने लगा दिया महाराजा, तो ये क्या हो गए, ये तो प्रिविलेज हो गए कि भैया देखो ये तो राजे हैं, ये महाराजे हैं। तो यहाँ पे ये प्रिविलेज दे रहा है, और जहाँ पे प्रिविलेज मिल गया वहाँ इक्वालिटी का या बराबरी का कंसेप्ट खत्म हो गया। यानी कि कोई ये बोल रहा है कि भैया हम बड़े हैं, हम राजे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो टाइटल्स हैं इनको कम्प्लीटली एबॉलिश किया गया है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जो लगाए जा सकते हैं, उनको हम आगे देखने वाले हैं। अब हम एक एक करके विस्तार से सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। पहले हमने छोटी मोटी ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन ले ली भी कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। अब हम विस्तार से बात करेंगे। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून जो है उसकी नज़र में, उसके सामने सारे बराबर हैं, चाहे तुम जिस मर्जी रेस से आते हो, जिस मर्जी रिलीजन से आते हो, जिस मर्जी कास्ट से, जिस मर्जी जेंडर से, और चाहे तुम्हारा जहाँ मर्जी जन्म हुआ है, चाहे तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम गोरे हो, काले हो, जैसे मर्जी हो, तुम कानून की नज़र में बराबर हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ की नज़र में क्या हो, तुम बराबर हो। लेकिन अगर लॉ की नज़र में सच में सारे बराबर होते तो पैसे दे के बहुत से क्रिमिनल्स नहीं छूटते। तो इसलिए यहाँ पे अपवाद हैं जो समाज में हमें देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटी में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि संविधान में या किताबों में चीज़ें लिखी हैं तो उनको हमने पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बनेगा सवाल। देखिए ये जो प्रोविज़न है ये मैंडेट करता है स्टेट। अब ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट आती है आर्टिकल 12 वाली। आर्टिकल 12 की स्टेट मतलब जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 14 में कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकती है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन इंडियन टेरिटरी। भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर स्टेट डिनाई नहीं करेगी किसी भी इंडिविजुअल को क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो राइट है ये भारत की टेरिटरी के अंदर सिटीजन्स जो भारत के नागरिक हैं और फॉरेनर्स, अगर कोई विदेशी यहाँ पे है और उसके साथ भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो ये राइट जो है ये वहाँ पर भी एक्सटेंड होगा। या फिर कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि कंपनी, कोई कंपनी है और उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या बन जाएगी, लीगल पर्सन बन जाएगी। और कई केसेस में तो जानवर भी लीगल पर्सन बने हैं, एनवायरनमेंट भी लीगल पर्सन बना है, ऐसे भी कई यहाँ पे हमारे देश में जजमेंट्स आई हैं। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन इंडियाज टेरिटरी नहीं डिनाई कर सकता है। जब हम कहते हैं टू एनी पर्सन, यहाँ पे भारत का सिटीजन भी आएगा, फॉरेनर भी आएगा और लीगल पर्सन भी आएगा। शर्त क्या है कि ये इंडियन टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर है तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी प्रकार से इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, यानी कि हमने अंग्रेजों से ये कंसेप्ट लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे सीधा सवाल बन जाता है, सवाल बनेगा बताओ इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कौन से देश से लिया है, तो ब्रिटिश से लिया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट है। कैसे ध्यान रखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ में बी आ रहा है, ये देखो बी आ रहा है, और ब्रिटिश कंसेप्ट इसमें भी बी आ रहा है, तो बी से क्या बन जाएगा, ब्रिटिश कंसेप्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर बी से क्या बन गया, ब्रिटिश कंसेप्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। हमने पहले भी देखा जैसे टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया
कि भैया कोई अपने साथ ये नहीं लगाएगा कि हम भैया बड़े राजे हैं, बड़े महाराजे हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, ऐसा नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि तुम्हें प्रिविलेज है। तो स्पेशल कोई प्रिविलेज किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को नहीं मिल सकता है। अगर मिलेगा तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है। तो नो स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी पर्सन। इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ, कि अगर मान लो एक कानून बना है तो अमीर के लिए भी वो है और गरीब के लिए भी है। ऐसे नहीं है भाई गरीब के ऊपर तुमने कानून लगा दिया, अमीर के ऊपर तुमने बोला कि चलो भैया तुम तो अमीर आदमी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। ऐसा नहीं है। जो ऑर्डिनरी लॉ बना है वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हेलमेट लगाना है, हेलमेट लगा के चलना है, ये एक ऑर्डिनरी लॉ है। तो ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए ही नहीं है, ये उनके लिए भी है जो पॉलिटिशियंस के टट्टू हैं। अब हमारे यहाँ पे कई ऐसे होते हैं राजनेताओं के साथ 4 फोटो खिंचा ली किसी पॉलिटिशियन के साथ, तो वो अपने आप को समझने लग पड़ते कि अरे भैया हम तो ये हैं, हम वो हैं, है ना, हमारा क्या ये उखाड़ ले जाएगा। अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो धमकाने लग पड़ते हैं कि हमारे इस नेता से बनती है, उस नेता से बनती है, और हम जो है सरकार जब आएगी हमारी तो देख लेंगे। तो अब वहाँ पे जैसे हेलमेट लगाने की जो बात है, तो ये ऑर्डिनरी लॉ है, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ। कि ऐसा नहीं है कि कोई बेचारा गरीब आदमी है जिसको कोई नहीं पूछता है तो उसको तुमने बोल दिया तुमने हेलमेट ही लगाया, लेकिन अगर कोई अमीर है या फिर किसी पॉलिटिशियन का टट्टू है तो उसको तुमने जाने दिया। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो गया, ये इन्फ्रिंजमेंट होगी इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ, कि जो ऑर्डिनरी लॉ बना है वो भारत के हर नागरिक के लिए है, चाहे तुम्हारा विधायकों के साथ उठना बैठना है, चाहे तुम्हारा किसी के साथ उठना बैठना नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ के आगे इक्वल सब्जेक्शन है। द सुप्रीम लॉ ऑफ दिस लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश में। नो पर्सन इज अबव द लॉ। ये आगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव कंसेप्ट ये इसलिए है क्योंकि कानून किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि नो स्पेशल प्रिविलेज, तो किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। यानी कानून ये नहीं देख रहा है कि आप कौन हैं, कानून ये नहीं देख रहा है कि आपके पास पैसा, कोई पद या फिर ताकत है कि नहीं है। कानून ये नहीं देखता है कि मैं मंत्री हूँ, मुझ पर कानून लागू नहीं होगा, मैं अमीर हूँ, मुझे सजा नहीं मिलेगी। कानून इन चीज़ों को नहीं मानता है। इसलिए ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये विशेष अधिकारों को नकारता है, स्पेशल प्रिविलेजेस को ये नकारता है। आसान भाषा में एक आम आदमी है, मान लो ये एक आम आदमी है और ये एक बड़ा नेता है, दोनों ने एक अपराध किया है तो दोनों पर एक जैसा कानून लागू होगा, कोई अलग कानून नहीं होगा। ये है कि ये नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं देता है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब ये नहीं कि ये बुरा कंसेप्ट है, नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब ये है कि ये कोई स्पेशल प्रिविलेज यहाँ किसी को नहीं दे रहा है। तो क्या ये सच बात है? देखो कानून तो नहीं दे रहा है लेकिन करप्शन तो दे रही है, करप्शन भी दे रही है। और ये मंत्री हो गए या ये सब हो गए, कई ऐसे हैं जिनके ऊपर न जाने कितने क्रिमिनल केसेस हैं, क्या क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। कई ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पकड़े जाते हैं, कोई अमीर पकड़ा जाता है, कोई उनके बच्चे पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं होता है। कई केस पैसे लेके दबा दिए जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें अब लिखी हैं, अब ये हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं ये तो आपको भी पता है, हमें पता है कि चीज़ें ग्राउंड जीरो में कैसे चलती हैं। अब दूसरा आ जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कि ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो देखो दो ही कंसेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक लिया गया है ब्रिटिश से, एक लिया गया है अमेरिकन से। ब्रिटिश वाले को याद रखना आसान है, वे बी से बिफोर, बी से ब्रिटिश, तो दूसरा ऑटोमेटिकली किससे हो जाएगा? अमेरिका से हो जाएगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे बोला जाता है कि इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बराबर मिलेगी। अगर सर्कमस्टांसेस इक्वल हैं तो ट्रीटमेंट भी इक्वल मिलनी चाहिए। आसान भाषा में बराबर हालत वाले लोगों को बराबर के अधिकार या सजा मिलेगी, बिना वजह किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। एक उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही अपराध करते हैं तो दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी। दो छात्र एक ही योग्यता रखते हैं तो दोनों को एक जैसा मौका मिलेगा। अब क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा सबको बराबर ट्रीट करना है? नहीं।
जो लोग अलग परिस्थितियों में हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। जैसे बच्चों में और बड़ों के लिए कानून अलग होंगे। दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। अब अगर किसी के लिए विशेष सुविधाएं हैं, मान लो कोई दिव्यांग है, उसके लिए कोई विशेष सुविधा है, और अगर आप मान लो सब स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया ये दिव्यांग को अलग सुविधा मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि सरकमस्टांसेस अलग हैं। वो दिव्यांग है, तुम नहीं हो। लेकिन अगर मान लो कि कोई और दिव्यांग आ गया और उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है जो इसको मिल रही है, तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी। तो अगर दो दिव्यांग हैं उनको बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो तो तुम ये नहीं बोल सकते कि जो इनको प्रिविलेज मिल रहा है वो मुझे भी मिले, क्योंकि यहाँ पे सरकमस्टांसेस क्या हैं, अलग हैं, इक्वल नहीं है। ये मतलब हुआ इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स, कि सामान्य परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों पर कानून समान रूप से लागू किया जाएगा। परिस्थितियां जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर सिचुएशन है तो सिमिलर लॉ एप्लीकेबल होगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इसका भी सेम मतलब है कि अगर हालत अलग है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, हालत सेम है तो ट्रीटमेंट सेम होगी। बच्चों में और बड़ों के लिए अलग नियम है, महिलाओं दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये इसलिए पॉजिटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये राज्य को कुछ करने की जिम्मेदारी दे रहा है, उसको रोक नहीं रहा। यहाँ पे ये नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये राज्य को, स्टेट को रोक रहा है। किस चीज़ से, कि स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेट को रोक नहीं रहा है, यहाँ पे ये इसको बता रहा है कि तुमने ये करना है। यहाँ पे करने से रोका जा रहा है, यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। वे क्या करना है कि अगर मान लो इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट दो। सिमिलर अगर सिचुएशन है तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मतलब है कि जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं उनके साथ सरकार जानबूझकर समान व्यवहार करेगी, जानबूझकर करेगी, जानबूझकर करना ही पड़ेगा। सरकार को समान कानून बनाना पड़ेगा, समान नियम लागू करने पड़ेंगे और समान सुरक्षा देनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ छूट ना देने की बात नहीं है, बल्कि बराबरी सुनिश्चित करना है कि बराबरी यहाँ पे होनी चाहिए इक्वल सर्कमस्टांसेस में। इसलिए ये क्या है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ सरकार को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, भाई ये तुमने करना है। यहाँ पे नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए क्योंकि यहाँ रोका जा रहा है। ये फर्क है। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज की। इसको सबसे पहले एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, एवी डाइसी। एवी डाइसी, इनकी फुल फॉर्म क्या है, एल्बर्ट वेन डाइसी। ये बहुत ही एक बड़े और प्रतिष्ठित ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे। इन्होंने रूल ऑफ लॉ की अवधारणा दी थी। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब इन्होंने पब्लिश करी थी, 1885 में। यहाँ पे ये कंसेप्ट आया था। तो इन्होंने सबसे पहले एवी डाइसी, एल्बर्ट वेन डाइसी, इन्होंने कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है आर्टिकल 14 का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको किसी भी अमेंडमेंट के तहत डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि किसी को आर्बिट्ररी पावर नहीं दी जाएगी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, कि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है, यानी नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अगर किसी व्यक्ति ने कानून को, लॉ को ब्रीच किया है तभी उसको पनिश किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मन किया और पकड़ के डाल दिया गया। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अगर ब्रीच ऑफ लॉ के अलावा अपनी मनमानी से किसी को पकड़ के डाल दिया गया तो ये आर्बिट्रेरी हो जाएगा, ये मनमाना हो जाएगा। तो यहाँ नो आर्बिट्रेरी पावर की बात हुई है, यानी किसी भी व्यक्ति को ब्रीच ऑफ लॉ, कानून को तोड़ने के अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर पनिश नहीं किया जा सकता है।
नो आर्बिट्ररी पावर, ये पहला एक कोर प्रिंसिपल हुआ रूल ऑफ लॉ का। फिर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हमने पहले भी देखा कि लॉ की नज़र में सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, चाहे जिस मर्जी कास्ट से आए, जिस मर्जी रिलीजन से आए, जिस मर्जी रेस से आए, जहाँ मर्जी तुम्हारा जन्म हुआ हो, जो मर्जी जेंडर हो। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें नहीं दिखता है। आर्टिकल 14 जो है वो लेजिस्लेशंस को फॉरबिड करता है, लेकिन यहाँ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस भी हैं, परमिट की गई हैं। कुछ हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। क्यों ताकि प्रैक्टिकल गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके और सर्टेन ऑफिसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो लॉ है वो पर्सन को, ऑब्जेक्ट को और ट्रांजैक्शंस को रीजनेबली क्या कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए, यानी मनमानी नहीं होनी चाहिए और आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल गवर्नर इम्यूनिटी, आर्टिकल 361 ग्रांट करता है इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नर को सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स के। तो अगर मान लो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऊपर कोई मान लो केस चल पड़ता है तो वहाँ पे उन्हें इम्यूनिटी दी जाती है आर्टिकल 361 के तहत। तो वो केस उनके ऊपर उस समय तक नहीं चलेगा जिस समय तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर होंगे। ये इम्यूनिटी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 361 में है, यह ध्यान रखना है, सवाल बन सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, देखो भैया एक जो पॉलिटिशियन है वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकता है, एमपी है, एमएलए है, पार्लियामेंट के अंदर उसका जो मन करे वो बोले, वो सच झूठ कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे वो जो बोल रहा है, जो भी स्पीच है, उसके बेसिस पे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर उसने कोई ऐसी वैसी ऊपर ऊंच नीच बात भी कर दी है तो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई केस नहीं चलेगा। ये होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है आर्टिकल 105 में, और जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं यानी एमएलएज उनको मिलता है 194 में। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई बात कही गई जिससे इक्वालिटी बिफोर लॉ खतरे में पड़ रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो भी इसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोल रहा है। तो इसलिए इसको क्या है, प्रिविलेज है। ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। एमपी जो होता है सेंटर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको आर्टिकल 105 में मिलता है, और जो एमएलए है उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसके आर्टिकल के तहत मिलता है, 194 आर्टिकल के तहत। ये आपने ध्यान में रखना है, ये आर्टिकल सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब यहाँ पे कई अलग अलग देशों के एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, यूएन एजेंसीज के कुछ लोग होते हैं, फॉरेन सोवरन्स होते हैं, तो कुछ प्रोसीडिंग्स पे उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि अब यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हमने दोस्ती भी बना के रखनी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमेट हैं, कुछ यूएन एजेंसीज के मेंबर्स हैं, उन्हें भी कुछ इम्यूनिटी यहाँ पे मिल जाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ये हो गया आर्टिकल 14। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देखे हैं 14 के साथ साथ 361, 105, 194। 361 क्या करता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी देता है। 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देता है एमपीज को। 194 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देता है एमएलए को। तीनों आर्टिकल्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 14 ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 15, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किस किस के बेसिस पे, किस किस के ग्राउंड्स पे, किसी के धर्म पे, कास्ट पे, रेस पे, सेक्स यानी जेंडर पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे। किसी का कोई भी धर्म हो, कोई भी रेस हो, गोरा काला जैसा मर्जी, कास्ट जो मर्जी हो, सेक्स यानी जेंडर, लड़का हो लड़की हो जैसा मर्जी हो, और प्लेस ऑफ बर्थ कहीं पर भी पैदा हुआ हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 15 बोलता है। ये इंश्योर करता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सारे लोग जा सकते हैं, चाहे तुम गोरे हो, काले हो, महिला हो, पुरुष हो, जिस मर्जी धर्म से आते हो, जिस मर्जी जात से आते हो, जहाँ मर्जी तुम्हारा जन्म हुआ है, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ तुम जा सकते हो। इक्वल एक्सेस यहाँ पे है। और इन ग्राउंड्स पे डिसेबिलिटीज़ को भी प्रिवेंट यहाँ पे ये करता है। तो जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, स्टेट अगेन वही बात है, आर्टिकल 12, स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती है इन ग्राउंड्स के ऊपर। किसी को ये नहीं बोल सकती कि अच्छा तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम फलानी जात, फलाने धर्म, फलाने जेंडर, फलानी रेस और फलाने प्लेस ऑफ बर्थ से हो। ये एक बात होगी। दूसरा आपके पास आता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं
वहाँ पे किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता है जाने से, चाहे उसका जो मर्जी धर्म हो, जो मर्जी रेस है, कास्ट है, जेंडर है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है। और की टर्म यहाँ पे है ओनली। यहाँ पे जो की टर्म है वो क्या है? ओनली। कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स अदर देन दोज मेंशन्ड इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने ये ग्राउंड्स लिख दिए कि ये रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है और प्लेस ऑफ बर्थ है, इनके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और ग्राउंड आता है और उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो यहाँ पे इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, नॉट प्रोहिबिटेड। तो और क्या हो सकता है? अमीरी गरीबी। कोई बेचारा गरीब आदमी है, किसी को ये बोल दिया जाता है भाई तू तो गरीब है, निकल जा यहाँ से, तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो बोलेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? ओनली यहाँ पे की टर्म है। क्या यहाँ पे तुम्हें कहीं गरीबी लिखी दिख रही है? प्लेस ऑफ बर्थ है, सेक्स है यानी जेंडर है, कास्ट है, रेस है और रिलीजन है, मगर अमीरी गरीबी तो है ही नहीं। तो इसके ऊपर किसी को भगा दिया तो क्या बोलेंगे कि क्या ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए? ये इसका ग्राउंड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ ओनली जो है ये की टर्म है। इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हैं? अब यहाँ पे ये जो मैं बात कह रहा हूँ अमीरी गरीबी, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई ओनली का मतलब क्या है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 बताता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप्स हैं उनकी एडवांसमेंट्स के लिए। ये एक्सेप्शन जो हैं ये एफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए जो सिर्फ सपोर्ट के लिए किए जाएं। तो यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस की जा सकती हैं, जैसे कि सीट रिजर्वेशंस। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। तो उस केस में क्या पुरुष ये बोल सकता है कि देखो भैया महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं, हमारे लिए नहीं है? नहीं बोल सकते भाई। वहाँ पे क्या तुम ये बोल सकते हो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है कि स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएंगे। तो लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए सीट रिजर्वेशन की बात यहाँ पे, जैसे महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन होती है बसों में, तो वहाँ पे फिर आप नहीं बोल सकते हो कि भैया ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन होती है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं। फिर उसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि SC ST हैं और OBCs हैं, तो उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन मिली है, फिर उन्हें फ़ी में कंसेशन मिलती हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 15। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स। तो 10% रिजर्वेशन दी गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप है ये, और इसके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो, चाहे SC ST के लिए हो, OBC के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, इसको राइट टू इक्वालिटी की इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 में डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात हुई है। ये हो गया आर्टिकल 15। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। जो नौकरी है उसमें इक्वल बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 16 यहाँ पे गारंटी करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए स्टेट के द्वारा। सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के ऊपर, कि तुम भैया इस धर्म से, इस जात से, इस जेंडर से, इस कास्ट से, इस प्लेस ऑफ बर्थ से आते हो इसलिए हम तुम्हें ये नौकरी में नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो काबिलियत उनमें है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं या जो भी आपने काबिलियत रखी है, तो फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रोटेक्टेड ग्राउंड्स क्या हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। लेकिन आर्टिकल 16 में कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस की कुछ कंडीशंस में कुछ स्टेट एम्प्लॉयमेंट की पोजीशंस के लिए। अब जैसे एक स्टेट है तो उसमें तुम ये नहीं है भी तुम बोलो कि दूसरी स्टेट के लोगों को भर भर के नौकरी में डाल दो, ऐसा तो ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, ये अन्याय हो जाएगा इस स्टेट के लोगों के साथ, और फिर यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स भी चलती है। तो कुछ स्टेट एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस के लिए यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट कर सकते हो। इसीलिए आपकी जो स्टेट की नौकरियाँ होती हैं उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है।
तो क्यों मांग लिया जाता है, यहाँ पे है। तो अब अगर कोई किसी दूसरी स्टेट का व्यक्ति है, वो ये नहीं बोल सकता कि देखो आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है, आप अपनी स्टेट के लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है। फिर दूसरा आपके पास आता है बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन। तो स्टेट कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिजर्व कर सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर सर्विसेज में वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं, तो यानी उनका नंबर कम है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो ये रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर रिलीजन से ही हो। तो ऐसा भी होता है, मान लो कोई ऐसे एक्स धर्म का एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे ऐसा बोल दिया गया भाई जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो इस एक्स धर्म को मानने वाले ही होने चाहिए। तो ये भी पॉसिबल है। किसी और धर्म का व्यक्ति आके नहीं बोल सकता है कि देखो ये यहाँ पे आर्टिकल 16 की इन्फ्रिंजमेंट है, ये एक्सेप्शन यहाँ पे डाली गई है। और फिर होता है इकोनॉमिक रिजर्वेशन। तो अब यहाँ पे जो 10% EWS डाली गई, ये 2019 में आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत आई थी, 103 अमेंडमेंट के तहत। ये न जाने कितनी बार सवाल बना है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ध्यान में रखना है। तो अब ये भी डाली गई यहाँ पे, तो अमेंडमेंट यहाँ आर्टिकल 16 में हुई, ये एक्सेप्शन यहाँ पे डाली गई। तो ये हो गया आर्टिकल 16। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। यहाँ पे छुआछूत को एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 16 है ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और किसी भी फॉर्म में इस प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है। कोई भी ऐसा एक्ट होता है छुआछूत का तो इसको ऑफेंस माना जाएगा और इसको पनिश भी किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट एबोलिशन की बात हुई है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, किसी भी फॉर्म में ये फॉरबिडन है, पनिशेबल ऑफेंस है। ये किसी भी प्रकार का ऐसा एक्ट छुआछूत का देखने को मिलता है तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अंडर लॉ। सोशल डिसेबिलिटीज़, देखिए अब यहाँ डिसेबिलिटीज़ किस बात को रेफर किया जा रहा है कि जो सर्टेन क्लासेस होती हैं उनके ऊपर कुछ डिसेबिलिटीज़ को इम्पोज कर दिया जाता है ड्यू टू कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं। तो ये जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को एबॉलिश किया गया है। अब आर्टिकल 18 है जो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स को कम्प्लीटली एबॉलिश करना है, टाइटल्स भी और डिस्टिंक्शंस भी। तो ये प्रोहिबिट करता है कि स्टेट जो है वो कोई ऐसे टाइटल्स को ग्रांट करे एक्सेप्ट, मतलब आप कुछ चीज़ों के ऊपर जो टाइटल्स हैं उनको ग्रांट कर सकते हो। कौन से? जैसे कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, जैसे डॉक्टर नाम लगा दिया जाता है, या फिर कोई मिलिट्री है जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया जाता है, वो सब तो दिए जा सकते हैं। लेकिन जो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस हैं जैसे कोई राजा महाराजा ये वो, इस प्रकार के जो प्रिविलेजेस हैं या जो टाइटल्स हैं ये नहीं होने चाहिए। समाज को हमने इससे मुक्त करना है। इंश्योरिंग अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, ये बात है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। यहाँ पे कोई भी स्टेट का टाइटल नहीं होगा, यानी स्टेट कैन नॉट ग्रांट टाइटल्स। स्टेट किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल ग्रांट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ जो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं उसके टाइटल्स किसी इंडिविजुअल को मिल सकते हैं। इसके अलावा मुख्यतः जो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस हैं या हेरिडिटरी टाइटल चले आते हैं ये नहीं मिलेंगे। नो फॉरेन टाइटल्स, इंडियन सिटीजन्स किसी भी फॉरेन स्टेट के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भारत के नागरिक हो तो दुनिया के किसी अलग देश का कोई टाइटल तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जब तक तुम इंडिया के सिटीजन हो। इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ दो फिर जो मर्जी करो। प्रेसिडेंशियल कंसेंट, फॉरेनर्स और सिटीजन जो होंगे स्टेट ऑफिसेज में उनको किसी भी फॉरेन टाइटल या गिफ्ट को लेने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति या प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट अगर आपको मंजूरी देता है तो आप फिर फॉरेन टाइटल्स या गिफ्ट्स को ले सकते हो। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से टाइटल्स को बैन किया गया है और कौन से टाइटल्स को अलो किया गया है। सबसे पहले बैंड टाइटल्स, हेरिडिटरी टाइटल्स जो किसी प्रकार की नोबिलिटी को कन्फर करते हैं और जो कॉलोनियल स्टेट्स यानी अंग्रेजों के समय से या उसके पहले से भी चले आ रहे हैं उन्हें प्रोहिबिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल महाराजा, फिर आता है दीवान, राजा,
नवाब, ये जो टाइटल्स हैं ये सोशल हिरार्की और फ्यूडल प्रिविलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो राजा हुआ करता था, दीवान था, महाराजा था, नवाब था, इनको प्रिविलेजेस मिलते थे और सोशल हिरार्की में ये गरीब आदमी से ऊंचे थे, ऊपर थे। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं थी, बराबरी नहीं थी। राजा महाराजा आके कह रहा है कि हम महाराजे हैं, हम नवाब हैं, हम दीवान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो ये ऐसी बातें करके वो क्या बता रहा है कि हम बड़े हैं। ये सोशल हायरार्की है। फिर ये फ्यूडल प्रिविलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इन टाइटल्स को कम्प्लीटली बैन किया गया है। तो कौन कौन से टाइटल्स को अलो किया गया है? कोई नेशनल अवार्ड्स हैं, किसी ने नेशनल अवार्ड जीता है तो वो परमिट किया गया है, लेकिन वो अपने नाम के प्रीफिक्स या सुफिक्स में उसको यूज़ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी का नाम है XYZ और उसको कोई नेशनल अवार्ड मिला है, तो मान लो नेशनल अवार्ड मिला N ने, तो वो प्रीफिक्स यानी नाम, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? XYZ नाम है, नाम से पहले जो लगता है, प्री मतलब पहले, पहले जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। मान लो कोई XYZ व्यक्ति है और इसको NA, ये नाम का, थोड़ा अलग पेन से लिखता हूँ, ये देखो NA, इस नाम का मान लो कोई नेशनल अवार्ड मिला, तो ये अपने नाम के प्रीफिक्स में यानी नाम से पहले नहीं लगा सकता है एन, ना बाद में लगा सकता है एन, मगर ये इसको एक टाइटल की तरह यूज़ कर सकता है। कैसे कर सकता है हम आपको आगे बताएंगे। नेशनल अवार्ड्स आर परमिटेड बट कैन नॉट बी यूज एज नेम, प्रेफिक्स और सेफिक्स। तो जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं, इस प्रकार के जो टाइटल्स हैं वो दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें सफिक्स की तरह कोई यूज़ करना शुरू कर दे तो यहाँ पे इनका क्या हो जाता है? फोरफीचर हो जाता है, यानी कि इनको जब्त कर लिया जाता है। जैसे किसी ने इसको ज़्यादा फ्लॉन्ट करने की कोशिश करी तो क्या होगा? जब्त कर लिया जाएगा। अब देखिए, जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं उनको एक्चुअल में टाइटल नहीं माना जाता, इसलिए डॉक्टर है, प्रोफेसर है, PhD है, ये मेहनत और पढ़ाई से मिलती हैं, इसलिए इनको अलो किया जाता है। फिर कुछ मिलिट्री रैंक्स होते हैं जैसे जनरल, कॉलोनल, कैप्टन, ये पद हैं, रैंक हैं, उपाधि नहीं है। ये जो जनरल है या कॉलोनल है, ये कैप्टन है, ये एक रैंक है, ये उपाधि नहीं है, इसलिए इनको अलो किया जाता है। और जो हमने बताया कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं, इनके नाम के आगे या पीछे परमानेंट टाइटल की तरह नहीं लिख सकते हैं, केवल इनको समान रूप में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा XYZ, तो ये परमानेंटली भारत रत्न XYZ नहीं बोल सकता अपने आप को, लेकिन इसको सम्मान के रूप में यूज किया जाता है। कि अगर मान लो मैंने अगर XYZ व्यक्ति को बुलाना है तो मैं बोल सकता हूँ भारत रत्न XYZ व्यक्ति का स्वागत किया जाए, मगर वो परमानेंटली अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता है। अगर लिखा तो फोरफीचर हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये मैटर क्यों करता है। देखिए, फाउंडेशन है ये इंक्लूसिव सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में बहुत से भेदभाव हैं, बहुत सी दीवारें हैं, दीवारें बनी हुई हैं लोगों के बीच में, जेंडर के नाम पे, शक्ल सूरतों के नाम पे, है ना, मतलब रेस के नाम पे, गोरे काले के नाम पे, या कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो इंक्लूसिव बने। भाई, क्या रखा है रंग में, क्या रखा है जात धर्म में, क्या रखा है जेंडर में, हम सारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर बात होनी चाहिए, सोसाइटी इंक्लूसिव होनी चाहिए। हम चाहते हैं सोसाइटी इंक्लूसिव बने, तो कानून में लिखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं भाई ये हो, ऐसा देश बनना चाहिए, ऐसा समाज बनना चाहिए। इसलिए समानता का अधिकार मैटर करता है। ये एक फ्रेमवर्क देता है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो थ्राइव कर सके, चाहे उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हों, गोरा हो, काला हो, या फिर अमीर हो, गरीब हो, जैसा मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, जो मर्जी उसका बैकग्राउंड हो, जो मर्जी धर्म हो, जात हो, जेंडर हो, जो मर्जी हो, लेकिन फिर भी वो थ्राइव करे, ऐसा समाज हम चाहते हैं। इसलिए हमने राइट टू इक्वालिटी को डाला, क्योंकि ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। फेयरनेस और जस्टिस की बात करता है। लॉ, कानून के तहत इक्वल ट्रीटमेंट हर एक को मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ये फंडामेंटल जो डिग्निटी है एक इंडिविजुअल की, उसको अपहोल्ड करता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे किसी भी स्फीयर में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव को प्रोहिबिट करता है। इंक्लूसिविटी का काम करता है, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और सोशल कोहेशन की बात करता है। डिस्पैरिटीज़, टेंशन्स,
जो भी यहाँ पे नैरो माइंडेडनेस है या जो भी है ना जात धर्म की लड़ाई झगड़े जो भी हैं, उन टेंशन्स को कम करने का प्रयास करता है। फेयरनेस एंड जस्टिस, राइट टू इक्वलिटी इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल को कानून के तहत इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड हो, रेस जो भी हो, जो भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस हो। ये सेंस ऑफ फेयरनेस और जस्टिस जो है उसको क्रिएट करता है समाज में। इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे बात होती है कि सेम लीगल प्रोटेक्शन है, सेम राइट्स हैं हर एक के लिए, नो डिस्क्रिमिनेशन है, बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, वो लीगल ट्रीटमेंट को एटलीस्ट डिटरमाइन नहीं कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये क्रिएट करता है कि कोई भी स्फेयर है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, पब्लिक सर्विसेज है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में, अपॉइंटमेंट्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एजुकेशन जो है वहाँ पर भी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में फेयर एक्सेस होनी चाहिए। हाउसिंग की बात करें तो एकोमोडेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में इक्वल एक्सेस सबको मिलना चाहिए। सोशल कोहेशन ये बिल्ड कर रहा है, सोशल टेंशन्स और डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। जब भी किसी इंडिविजुअल को फेयरली ट्रीट किया जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और यूनिटी विद इन सोसाइटी फोस्टर करता है। अगर आपका समाज में आपको एक्सेप्टेंस अगर मिल रही है तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ भाई हम भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वहाँ पे फोस्टर होती है। यूनिटी थ्रू इक्वालिटी, फेयर ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पे जो सोशल टेंशन्स को रिड्यूस करती है और हार्मनी को क्रिएट करती है डाइवर्स ग्रुप्स में। इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फोस्टर करती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग को और हर एक सिटीजन को यहाँ पे ऐसा फील कराती है कि हमारी भी यहाँ वैल्यू हो रही है, जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी एक्शंस के माध्यम से लोगों को जस्टिस मिलती है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में और आसपास एक दूसरे जो हमारे बाकी जो भारत के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में भी भरोसा, ट्रस्ट डेवलप होता है, जो कि सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे की टेक अवेज क्या है? आर्टिकल 14 to 18, 5 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट टू इक्वालिटी गारंटी करते हैं। लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स को ये कवर कर रहे हैं। 14 बात कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 बात कर रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 बात कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 बात कर रहा है अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। 18 बात कर रहा है टाइटल्स जो हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? मान लो आपका एक दोस्त है लाडी, एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? लाडी। अब लाडी जो है उसको भाई एम्प्लॉयमेंट मिल गई, नौकरी मिल गई, और नौकरी मिलने के बाद ही वो क्या बन गया? वो अनटच्ड बन गया, यानी हमारे साथ मिल ही नहीं रहा है, टच ही नहीं कर रहा है भाई, वो अलग ही हवा में उड़ने लग पड़ा। जैसे ही लाडी को नौकरी मिली वो भाई अनटच्ड हो गया, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहा है, तितलियों की तरह फुदक रहा तितलियों की तरह फुदके जा रहा है। ठीक है, पहले नौकरी नहीं थी तो हमारे साथ बैठता था, घूमता फिरता था, खाता पीता था। अब जैसे ही इसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो ये अनटच्ड हो गया, तितलियों की तरह फुदकता जा रहा है। जैसे हमें देख रहा है तितलियों की तरह आगे फुदकता चला जा रहा है। तो लाडी को जैसे एम्प्लॉयमेंट मिल गई वो अनटच्ड हो गया, तितलियों की तरह फुदकता चला जा रहा है, हमारे साथ बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपने याद रखना है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 लाडी से आ गया, लाडी से क्या आ गया? लाडी से ला से क्या आ गया? ला से आ गया लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। डी में आ गया डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अब लाडी को क्या मिल गई? एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जैसे ही मिली भाई ये अनटच्ड हो गया, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहा है, अनटच्ड हो गया, अनटचेबिलिटी। और कैसे फुदकता जा रहा है? तितलियों की तरह उड़कता जा रहा है, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, तितलियों की तरह उड़कता चला जा रहा है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये है 5 आर्टिकल जो आपने ध्यान में रखना है, ये इसको याद रखने का ट्रिक है। दूसरा यहाँ पे 2 कंसेप्ट आए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बी से बिफोर, बी से ब्रिटिश, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है। ये काम दोनों साथ में करते हैं ताकि जस्टिस मिले। स्पेशल प्रोविजंस की बात करें, रिजर्वेशन यहाँ पे है, एफर्मेटिव एक्शंस यहाँ पे हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST OBC के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और EWS सेक्शंस के लिए, ये सारे यहाँ पे अलो किए गए हैं।
बेसिक फीचर्स हैं, रूल ऑफ लॉ की बात होती है आर्टिकल 15 में, जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कुछ भी हो जाए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है रूल ऑफ लॉ को। और ये जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है इसको दिया किसने था? एवी डाइसी ने दिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 14 हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। जब मैं कह रहा हूं हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडियन टेरिटरी के तहत चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो, चाहे आप फॉरनर हो, या फिर कोई लीगल पर्सन हो, फॉर एग्जांपल कंपनी, सारों के ऊपर राइट टू इक्वालिटी अप्लाई होता है। दूसरा शब्द क्या है? द वर्ड ओनली। ये ओनली बहुत क्रूशियल है कि यहाँ पे बताया तो गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड्स दिए गए हैं, और उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन अगर होती है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन संविधान या कानून मानेगा। लेकिन उन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुई तो वहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन लॉ एटलीस्ट नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ओनली, ये क्या करता है? ये इसके स्कोप को छोटा कर देता है, लिमिट कर देता है। तीसरा, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। आर्टिकल 17 ने सीधा बोला है अनटचेबिलिटी क्राइम है, किसी ने अगर करी तो उसको पनिश किया जाएगा। किसके तहत? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत। नेशनल अवार्ड्स आर नॉट टाइटल। हमने पहले भी देखा भारत रत्न है या पद्म अवार्ड्स हैं, इनको अलो किया गया है कि इन टाइटल्स को यूज़ किया जा सकता है, मगर प्रेफिक्स या सफिक्स की तरह इनको नहीं लिखा जा सकता है। वैसे नॉर्मली इनका यूज़ किया जा सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है ये राइट टू इक्वालिटी, बेडरॉक बनाता है ये भारत की डेमोक्रेसी का, जो इंश्योर करता है जस्टिस को, फेयरनेस को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को हर भारत के नागरिक के लिए। इन प्रोविजंस को समझना बहुत ज़रूरी है हर सिटीजन को और हर स्टूडेंट को। प्रोविजंस अंडर राइट टू इक्वालिटी कलेक्टिवली फॉर्म द बेडरॉक अपॉन विच द एडिफिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज बिल्ट। तो इसके बेसिस पे हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्ड किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये एक ऐसी सोसाइटी बनाती है जहाँ पे डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस जो है वो सारों के लिए अवेलेबल हो, चाहे उनके जो भी सर्कमस्टांसिस हों, चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड हो। ये है दोस्तों राइट टू इक्वालिटी। ऐसे धीरे धीरे हम सारे फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, रामायण, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा, और जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।